सत श्री अकाल दोस्तों। आजकल आपने अक्सर देखा होगा हर कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर बोल रहा है कि सेंधा नमक खाओ, पिंक सॉल्ट खाओ, ये आपकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं क्या है असली सच। तो आइए दोस्तों जानते हैं सबसे पहले पिंक सॉल्ट और आयोडाइज्ड सॉल्ट की केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में। अगर देखा जाए तो दोनों ही सोडियम क्लोराइड से बनते हैं और दोनों में सोडियम की मात्रा लगभग 40% और क्लोराइड की मात्रा 60% के करीब होती है। इनमें कोई ख़ास ज़्यादा सोडियम का डिफरेंस नहीं होता। अगर दोनों के सोडियम कंटेंट की बात करें तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। इसके बाद अगर बात करें तो इनकी ओरिजिन की कहाँ से ये दोनों नमक बनते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि आयोडाइज्ड सॉल्ट तो सी सॉल्ट से ही बनता है। आयोडाइज्ड सॉल्ट की बात करें तो वो समंदर के पानी से ही बनता है। वहीं अगर बात करें पिंक सॉल्ट की तो ये घेबरा माइंस पाकिस्तान से निकलता है मोस्टली। और अगर बात करें कि पिंक सॉल्ट वहीं पे ही क्यों पाया जाता है, तो इसका जवाब है क्योंकि वहाँ पे किसी समय पे समंदर था और धीरे धीरे करके वो समंदर सूख गया। इसी के कारण इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, क्योंकि जब ये पानी सूखा तो ये धरती के मिनरल्स के साथ मिल गया और इसी के कारण इसे इसका यूनिक कलर मिला, क्योंकि इसमें मिनरल्स ऐड हो गए। दोस्तों इनकी फॉर्मेशन के बाद आइए अब जानते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में। सबसे पहले अगर बात करें पिंक सॉल्ट की, तो हर कोई कहता है कि इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। हाँ दोस्तों, इसमें मिनरल्स होते हैं, कोई शक नहीं, लेकिन ये मिनरल्स बहुत ही कम क्वांटिटी में होते हैं, इसीलिए हम इन्हें ट्रेस मिनरल्स कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप पिंक सॉल्ट खा रहे हो तो आपकी डेली मिनरल रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं होती। और वहीं पे अगर हम बात करें आयोडाइज्ड सॉल्ट की, तो क्योंकि इसे रिफ़ाइन करके बनाया जाता है तो इसमें से काफ़ी मिनरल्स निकल जाते हैं। वहीं कई लोग इसे बोलते हैं कि ये तो सफ़ेद पाउडर है, ये कुछ नहीं है, ये अच्छा नहीं है। तो उन्हें भी मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं होती, क्योंकि हमने समंदर में इतना प्लास्टिक, इतना वेस्ट, इतने ऑयल स्पिल्स हो चुके हैं, उसके कारण समंदर में से जो नमक निकलता है उसमें बहुत इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इसीलिए जब उसे रिफ़ाइन किया जाता है तो इम्प्योरिटीज़ के साथ साथ उसमें से मिनरल्स भी निकल जाते हैं थोड़े। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बिल्कुल ही ख़राब है, वो पाउडर है। वो पाउडर नहीं है, वो नमक ही है। पिंक सॉल्ट में थोड़े से इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू आयोडाइज्ड सॉल्ट। दोस्तों इसीलिए पिंक सॉल्ट को गर्मियों में छाछ और जूस में डाल के पिया जाता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोलाइट्स का अच्छा स्रोत है। और तीसरा बड़ा डिफरेंस है इनका प्राइस। जहाँ पे आयोडाइज्ड सॉल्ट लगभग 30-40 रुपये का मिलता है, वहीं पे इससे 2-3 गुना ज़्यादा महंगा है पिंक सॉल्ट। दोस्तों अगर बात करें सबसे बड़े डिफरेंस की, तो वो है आयोडीन का डिफरेंस। जैसे हम सभी जानते हैं कि सी सॉल्ट में अलग से आयोडीन डालकर उसे आयोडाइज्ड सॉल्ट बनाया जाता है। वहीं पे क्योंकि पिंक सॉल्ट को माइनिंग करके निकाला जाता है तो उसमें आयोडीन की मात्रा बहुत ही कम होती है। अगर इसके बाद और एक डिफरेंस देखें तो वो है हैवी मेटल्स। अब दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हम माइनिंग करके धरती से निकालेंगे तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी रहती है कि उसमें हैवी मेटल्स आ ही जाएं, और ऐसा ही कुछ होता है पिंक सॉल्ट में। और वहीं पे आयोडाइज्ड सॉल्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उसे बहुत अच्छी तरह से रिफ़ाइन किया होता है। दोस्तों इसे ज़्यादा पॉपुलराइज़ करने के लिए ज़्यादातर हम देखते हैं कि ये बोला जाता है कि आयोडाइज्ड सॉल्ट बीपी के लिए अच्छा नहीं है और पिंक सॉल्ट हमारे बीपी को सही रखता है, पर ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम ज़्यादा नमक खाएंगे, चाहे वो पिंक सॉल्ट है चाहे वो आयोडाइज्ड सॉल्ट है, दोनों ही ख़राब करेंगे। इसीलिए सॉल्ट को बस ज़रूरत के अनुसार ही यूज़ करना चाहिए, कभी भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। और इसके बाद अगर बात करें कि बहुत लोग आप में से सोचेंगे कि आयोडीन इतना क्या ही ज़रूरी है, क्या कौन सी बड़ी बात हो गई अगर आयोडीन नहीं है। तो आइए जानते हैं आयोडीन के बारे में। दोस्तों अगर बात करें तो आयोडीन हमारे थायराइड फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारा थायराइड सही से फंक्शन नहीं करता, जिससे कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और ज़्यादातर देखा जाता है कि इसके शिकार भी ज़्यादातर औरतें और बच्चे होते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा आयोडीन की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट वुमेन को। और अगर बात करें कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें आयोडीन डेफिशिएंसी है, तो इसके सिंपल से सिम्टम्स हैं जो कि आप इजीली पहचान सकते हैं। सबसे पहला सिम्टम है वेट गेन हो जाना या बहुत ज़्यादा वेट कम हो जाना।
और दूसरा सिम्टम है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी या वीकनेस फील होना। और तीसरा सिम्टम है नींद पूरी ना होना, सोने के बाद भी ऐसे लगना कि हाँ अभी तो और सोने की ज़रूरत है। और इसके अलावा इसके सिम्टम्स हैं जैसे कि कंसंट्रेशन कम होना, डिप्रेशन और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ही ठंड लगना, नॉर्मल से ज़्यादा। दोस्तों, आयोडीन की अहमियत इससे भी समझी जा सकती है क्योंकि सरकारों ने समय समय पे अलग अलग प्रोग्राम लाए हैं। अगर बात करूं तो 1960s में गोइटर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी इंडिया में, जिसको समझने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक सर्वे कंडक्ट करवाया। और दोस्तों, इस सर्वे में हैरान कर देने वाले रिजल्ट सामने आए। इसमें देखा गया कि 414 डिस्ट्रिक्ट्स में से 337 डिस्ट्रिक्ट्स में लोग आयोडीन डेफिशिएंसी से ग्रसित थे। और इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए 1962 में सरकार ने नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया। दोस्तों, क्योंकि आयोडीन डेफिशिएंसी से सिर्फ गोइटर ही नहीं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसीलिए 1992 में सरकार ने इसका नाम चेंज करके नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम रख दिया। और इसमें आयोडीन से होने वाली और प्रॉब्लम्स को भी इंक्लूड किया गया, जैसे कि स्टिल बर्थ, बच्चों में फिजिकल और मेंटल रिटार्डेशन और डेफ म्यूटिज्म, जिसमें कि बच्चे बोल और सुन नहीं सकते। इन प्रॉब्लम से दोस्तों आप समझ ही सकते होंगे कि क्यों आयोडीन बच्चों की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ गवर्नमेंट ने आयोडीन फोर्टिफिकेशन को मैंडेटरी कर दिया कि अब से कोई भी कंपनी अगर नमक बेचेगी तो उसमें आयोडीन उन्हें डालना ही पड़ेगा। और इसके अलावा 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी यूनिवर्सल आयोडाइजेशन को कंपलसरी कर दिया ताकि लोगों को आयोडीन डेफिशिएंसी से बचाया जा सके। और वहीं पे अगर दोस्तों बात करें कि आयोडीन के क्या सोर्स हैं अच्छे, तो सबसे पहले आता है सी वीड या फिर सी फूड। और इसके अलावा मीट और एग्स में भी ये मिल जाता है। और इसके अलावा दूध या डेयरी प्रोडक्ट में भी मिल जाता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी उसमें बहुत ज़्यादा वेरी करती है क्योंकि किसी जगह की सॉइल में ज़्यादा आयोडीन होता है, कहीं पे बहुत ही कम होता है। और वही चारे में जाएगा। कुछ इन्फ्लुएंसर तो बोलते हैं कि हम इंडियन हैं, हम तो दालें खाते हैं, हम तो दालों से ही आयोडीन पूरा कर लेते हैं। ये बिल्कुल बकवास बात है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दालों में और किसी बाकी चीज़ों में आयोडीन बहुत ही कम होता है, अगर होता भी है। इसीलिए ये प्रॉब्लम ज़्यादातर वेजिटेरियंस में ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियंस। और दोस्तों, आखिर में मैं तो यही सलाह दूंगा कि कभी भी किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर की बातें आंखें बंद करके ना माने। कम से कम खुद रिसर्च करें या किसी डॉक्टर से पूछें। और मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे का कारण है कि मेरे खुद रिलेटिव्स या मेरे जान पहचान वालों में आयोडीन डेफिशिएंसी या थायराइड की प्रॉब्लम आई है। सभी में ये कॉमन बात थी कि वो सभी पिंक सॉल्ट खा रहे थे और काफ़ी लंबे समय से खा रहे थे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि कौन सा नमक खाना चाहिए। मेरी तो आपको यही राय है कि आप आयोडीन वाला सॉल्ट ही कुकिंग के लिए यूज़ करें और जूस या छाछ में आप पिंक सॉल्ट खा सकते हो। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। और आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।